औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। बसंत के हवाले से क्योंकि आपको शौक भी बहुत है, बल्कि आपने ये भी बताया कि इससे मुल्क में फ़ायदा बड़ा हो सकता है, डॉलर्स भी आ सकते हैं, मुल्क पैसे भी कमा सकता है। इतनी फन लविंग कंट्री, तो जो काम फॉर इंस्टेंस मैंने राहत के साथ किया वो राहत के साथ कोई और नहीं करेगा। किसी हुकूमत ने ये तकलीफ नहीं की कि हमने तो कभी भी इकबाल और कायद के विजन को फॉलो नहीं किया पाकिस्तान बनने के बाद। आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है हर फील्ड के अंदर। पॉलिटिक्स में तो मैं तो आपको पता, मैंने 96 से पॉलिटिक्स जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यकीन कीजिए मुझे पता था कि जो आज हो रहा है यही होगा। अल्लामा इकबाल का बहुत सा कलाम जो था वो बैन था रेडियो पाकिस्तान पे। मैं सबका बाप हूँ। ठीक है। कि पहली ईंट जो पाकिस्तान की रखी थी सर सैयद अहमद खान ने रखी। 3 लोग थे जिनकी वजह से 23 मार्च हुआ, तो उन्होंने अच्छा। फिर इजाजत दी। तो वो बड़ी मशहूर उनकी वो जो नात है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में आज हमारे गेस्ट हैं, किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं हैं, जनाब मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, इन्हें यूसुफ सली भी कहते हैं। इनकी वजह शोहरत बहुत से हवालों से है, इकबाल की फैमिली के हवाले से भी, हवेली के हवाले से भी, कल्चर एंड आर्ट के हवाले से भी, बसंत के हवाले से भी, पॉलिटिक्स के हवाले से भी। तो इनसे हम डिफरेंट पहलू पे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमें अपनी सेहत का राज बताएं कि 70+ एज है माशाल्लाह, और आमतौर पे पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। इस एज में तो लोग बिस्तर पे होते हैं या मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। आप माशाल्लाह फिट हैं। तो मेडिसिन तो जारी बात है, इस उम्र में कोई ना कोई तो लेनी ही पड़ती है किसी चीज़ की, ये नहीं है। लेकिन मैं एक ये कह सकता हूँ, एक तो कि जो ग़ज़ा है वो मैं कोशिश करता हूँ कि खालिस हो, और दूसरा मैं एक रेगुलर एक्सरसाइज डेली करना। ये एक शुरू से ही, बचपन से ही, क्योंकि एचसन कॉलेज में थे वहाँ तो आदत वो पहली जमात से ही डाल देते हैं कुछ ना कुछ, यानी कि आपको जो भी खेल है वो आपको हम क्रिकेट भी हमने सीखी वहाँ, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, राइडिंग, टेंट पेगिंग, स्क्वॉश जो थी वो मैंने फिर मेरे ख्याल को 5-6 साल तक तो मैं खेल रहा था। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बस कर दो, इसलिए कि अगर ये गेम जो है ये बड़ी इंजरी प्रोन है, इसमें बंदा इंजर हो सकता है। और फिर इतनी ओवर द इयर्स आपने सारी इतनी एक्सरसाइज किया है, तो आपका ये स्टेमिना जो है ये, अगर खुदा न खास्ता आपको कोई इंजरी होगी और आप 5-6 माह के लिए लेट गए, तो फिर वो चीज़ जो है ना, इट्स डिफ़िकल्ट टू रिगेन दैट स्टेमिना। तो उन्होंने सजेशन ही सेट करके इमरान ने मुझे ये कहा कि तुम इस तरह करो कि एक्सरसाइज जो है कैलोरीज उतनी बर्न करो, ठीक है, लेकिन एक तो रनिंग अब छोड़ दो, और जारिंग ऑफ द नीज, जी, और दूसरा स्क्वॉश। तो उतनी ही देयर आर अदर एक्सरसाइजेज, जिस तरह के आप इंक्लाइन वॉक कर सकते हो या दूसरी चीज़ कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आप समझते हैं कि मतलब, मैं तो नहीं समझता, मैं तो समझता हूँ कि आई एम जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स इन दिस एज, बट ये है कि रेगुलर जो है वो वर्जिश, और कोशिश करें कि आप खालिस मजाक लें। खान साहब का आपने जिक्र किया बसंत के हवाले से, क्योंकि आपको शौक भी बहुत है, बल्कि आपने ये भी बताया कि इससे मुल्क में फ़ायदा बड़ा हो सकता है, डॉलर्स भी आ सकते हैं, मुल्क पैसे भी कमा सकता है। मेरा अपना जो इंटरेस्ट था वो यही वजह थी। मतलब हम तो बड़े आराम से बसंत यहाँ अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल थे, जिस तरह अंदरून शहर के लोग हैं, जी, और हमारा तो बड़ा गहरा ताल्लुक है सारे ख़ानदान का। और इमरान भी यहीं आके ही यूज्ड टू जी बिल्कुल होता था। लेकिन ये खूनी तारों जो डोरें बननी शुरू हो गई, इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। और मैं ये बात दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ मुझे हर हुकूमत से ये गिला रहा है कि आप इस फेस्टिवल को ख़त्म ना करें, आप इसको कंट्रोल करें, आप इसको सेफ बनाएं। क्योंकि अगर ये जो फेस्टिवल है ये सारे अपना ये जो हमारा जो ये ख़ित्ता है, जो हमारा ये क्या कहते हैं सब कॉन्टिनेंट है, बरे सगीर जो है यहाँ का, इसके ये एक यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन सकता है, और सारी दुनिया से लोग इसको देखने आएंगे, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा फेस्टिवल ही नहीं है, इतनी फेस्टिविटी नहीं है कि जहाँ तमाम शहर छतों पे चढ़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, छतों पे ये चढ़ा हुआ है ये, और आप वो लोग को देख रहे हैं। तो ये भी इसमें ये था कि मुझे ये हाउ इट स्टार्टेड वाज कि ये, बल्कि इमरान ही, इनके कुछ फ्रेंड्स थे, ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट, जी, वो आए हुए थे। तो ही सेड कि मैं उनको बसंत पे ला रहा हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम।
वो जब आए उन्होंने ये देखा सारा नज़ारा, उस वक्त बसंत को इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, बिल्कुल अंदरून शहर का ही फेस्टिवल था। अच्छा। बाकी अवाम में लाहौर में इतनी बस खबर नवाए वक्त में छोटी सी छपती थी कि 3 लोग जख्मी हो गए गिर के या कोई है, उसके कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं था। उसने मुझे कहा कि ये तो दुनिया में किसी और जगह ये फेस्टिवल होता है तो गवर्नमेंट ने इसको उठा के आसमान पे ले जाना था। ऐसी तो मैंने इतना वाइडली ट्रैवल्ड आदमी हूँ, मैंने कभी इस तरह का फेस्टिवल नहीं देखा। वो मेरे दिल में बात जो थी ना वो बैठ गई। तो इट्स सो हैपेंड शकील रहमान साहब यहाँ लाहौर आए, उन्होंने जंग अखबार का दफ्तर खोला यहाँ, यू नो, ही केम टू कॉल ऑन मी। तो मैंने उनको सजेशन दी, मैंने कहा अगले साल मीर साहब फिर अगर चाहिए तो इस बसंत को उठाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने अगले साल दूसरे साल जो मैंने एक डिफरेंट चीज़ की, मैंने 300-400 लोगों का लंच कर दिया, फ्रेंड्स बुला लिए, डिप्लोमेट्स बुला लिए, स्टार्स बुला लिए, हर किस्म के लोग डिफरेंट। और मीर साहब ने अपना अखबार छोड़ दिया, फोटोग्राफर, और वो दूसरे दिन जंग अखबार में मेरे ख्याल तो कुछ नहीं तो 50 तस्वीरें होंगी, फ्रंट पेज, बैक पेज, इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी। सो यू नो अब हर बंदा नहीं समझता पावर ऑफ मीडिया। हालांकि उस वक्त प्राइवेट टेलीविजन नहीं थे, बिल्कुल सरकारी थे, और सरकारी टेलीविजन तो बात ही नहीं करते थे बसंत की। वो बसंत जो थी वो उससे अगले साल उससे बड़ी हो गई, उससे तीसरे साल लॉरियों ने नाइट बसंत शुरू कर दी, कि जो कभी बसंत का हिस्सा नहीं था। बसंत दिन का फेस्टिवल है एक्चुअली ऑल द टाइम। तो बढ़ता गया फिर, और ये अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ था, यानी कि इसको हुकूमत कोई प्लान करे, इसकी डेट एक हो जो 1 साल पहले, ताकि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो प्लान करे, वो प्लान करे। तो ये तो एक multi-billion dollar बिजनेस है, और बड़ा फ़ायदा है, बड़ा अच्छा इसका इमेज पाकिस्तान का जाता है। मुझे याद है एक बसंत में यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि ये सेकंड या थर्ड इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ये कंबाइंड इनका जो वेल्थ है इन लोगों की, इट रन्स इनटू ट्रिलियंस। तो उन्होंने अब पहली दफ़ा अपना चैप्टर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में करेंगे, उससे पहले कि तो वो मुझे अपना उन्होंने जो यहाँ के हमारे 2, 4, 5 ही ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जो उनके वो पार्ट ऑफ दैट, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि इनको एंटरटेन करना है तो नाइट बसंत। हालांकि मैंने नाइट बसंत नहीं कभी की, लेकिन उस वजह से क्योंकि मुझे पता था इम्पोर्टेंस उसकी क्या है, तो उसमें फिर मैंने यहाँ अपनी हवेली में नाइट बसंत ऑर्गेनाइज की, और उसमें बहुत सारे ये लोग आए, जिस तरह जुफालीज ने आके यहाँ यहीं पहले आए थे, और वो लोग जब आए देवर ऑल, कोई सऊदी ऑयल मिनिस्टर का बेटा था, कोई प्रिंसेस थे, कोई इस तरह के, यू नो, फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेरी बिग एंटरप्रेन्योर्स के। उन्होंने जब ये हाल देखा, उन्होंने सेड कि हम तो पता नहीं समझते थे पाकिस्तान क्या है। उन्होंने कहा इतनी फन लविंग कंट्री, क्योंकि आपको पता है बसंत के दिनों में तो मौलाना हजरात भी काइट फ्लाइंग कर लेते हैं, ऐसे ही है। हो जाए। अच्छा, वैसे वो आगे पीछे भी कर लेते हैं, बताते नहीं। तो वो ये एक उन्होंने जब ये फेस्टिविटी देखी तो दे फाउंड यू नो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इंटरनेशनली गया पाकिस्तान का। उसके बाद खैर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी बसंत पे, BBC ने बनाई, और बहुत से सो मच हो कि चाइना के एक दफ़ा आए, क्या कहते हैं उनके आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि जी वो आपके यहाँ आके खाना खाने को विजिट करना। अच्छा, ठीक है। तो फिर जनाब उनको उन्होंने आपके ISPR साहब के उनको फ़ोन आया कि जी हम ये कर दें। मैंने कहा देखो मेरा घर है, खाना मैं ही करूँगा, ठीक है, आप तशरीफ लाएं, ठीक है। और खैर बड़ा, मैंने उस वक्त इमरान को भी मैंने इनवाइट किया, वो शायद तस्वीर भी कहीं मेरी में लगी हुई। उस वक्त ही वाज नॉट इन पॉलिटिक्स, ही वाज, यू नो। अच्छा, आपके तो ज़ाहिर है उनसे HSN के ज़माने से बिल्कुल बचपन से एक ताल्लुक है, दोस्ती है। तो वो इसी तरह फिर यू नो एक ये चीज़ जो थी बढ़ती गई, और एक लिमिट। हालांकि मैंने अब इनको एक बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि आप सारे शहर में काइट फ्लाइंग बेशक बैन रखें, ठीक, आप सिर्फ 2 दिन के लिए अंदरून शहर में खोल दें, ये 4 जिससे एंजॉय करना वो इसी एरिया में आके इस एरिया में आए यहाँ, क्योंकि जो 99% जो डेथ्स हुई है ना, वो डोर जब खींच रहे होते हैं ना, जी बिल्कुल, तो वो मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा हो तो उसको, और वो
तो आप अगर सबसे पहले यही एक तरीकाकार हो, क्योंकि यहाँ गलियाँ छोटी छोटियाँ नीचे तक जाती नहीं, आप सर्कुलर रोड पे बैन कर दें मोटरसाइकिल, और बाकी के जो बसंत को आप सिर्फ एक सैटरडे नाइट से शुरू करें और संडे इवनिंग तक करके फिर उसके बाद टोटल बैन काइट फ्लाइंग के ऊपर। तो ये एक अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि लोगों ने जो बाप के बाहर से लोग आएंगे उनको कोई गुलबर्ग और डिफेंस में इंटरेस्ट नहीं है। जी जी, वो तो उनके पास वहाँ पे है, उनकी इससे बेहतर लाइफस्टाइल, तो वो सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं ओल्ड सिटी के ऊपर, ठीक है। लेकिन बसंत ने फिर अंदरून शहर को खोला। यहाँ जब बाहर से लोग सारे पाकिस्तान से और बाहर से, उनके लिए पहली दफ़ा अंदरून शहर जो था वो खुला। और उसके बाद फिर कामरान अशारी साहब का बड़ा मैं इसमें क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जब व्हेन ही वाज डीजी PHA, बिल्कुल, तो फिर हमने मिलके बहुत सा, उन्होंने फिर और एक लेवल पे वो ले गए, और वो सारा बीच में कमर्शलाइजेशन भी आ गई, जो कि सही बात है, होनी चाहिए बिल्कुल इन दिनों में, कि एक पैसा नहीं लगता था, बल्कि PHA पैसा बनाती थी उसके ऊपर, दे वुड एक्चुअली मेक मनी, ऑफ कोर्स कमर्शियल से, स्पॉन्सर्स वगैरह से। एक सड़क कोका कोला को है, एक इधर है, एक उधर है, बिल बोर्ड, हर, मुझे याद है कि हर जो आपका फिलिंग स्टेशन था पेट्रोल का, वहाँ छोटी छोटी काइट्स बनी हुई थी हर होटल में, यानी कि इट वाज स्टार्टेड, और वो नेचुरली लोगों ने कर दिया, उसमें कोई हुकूमत का एक आना खर्च नहीं होता, इनफैक्ट दे वुड मेक मनी। तो ये मैं यही समझता हूँ कि एक बड़ी नेगेटिव सोच है कि जो चीज़ जो है हर चीज़ को बंद कर दो, भाई इसमें भाई एफर्ट करके उसको कोई सोल्यूशन सोल्यूशन कोई निकालो, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं। अच्छा, हवेली के साथ आपकी जो बड़ा खास लगाव है, वो आपका अपना जाती इंटरेस्ट या बस मिल गई या फैमिली में थी तो मैं उसकी पैदा वजह से? यहाँ हुआ, मेरा बाप यहाँ पैदा हुआ, मेरा दादा, मेरा परदादा यहाँ पैदा हुआ, तो ये तो हम एक सारी फैमिली को, क्योंकि ये फैमिली प्रॉपर्टी है, सिर्फ मेरी नहीं है। जी जी, हम वी आर माशाल्लाह 3 us brothers and 4 my cousins, my चचा के जो बच्चे हैं, तो all 7 of us are the owners, joint owners of this house। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ आके मैंने इसको ये आपने कल्चर को बहुत प्रमोट किया। मैंने सबसे पहले तो मैंने घर को सीधा किया कि भाई बहुत सा हिस्सा इसका गिर गया, मैंने कहा जो बचा है नहीं तो ये भी गिर जाएगा, तो उसको मैंने रिस्टोर किया। फिर मैं तो आई लिव हियर, बच्चे आ जाते हैं, एक मेरे नेफ्यू भी हैं अलीशा, वो भी ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करते हैं, उनको थोड़ा समय, आई एम ऑल्सो वांट दैट ही शुड नो, क्योंकि घर इस तरह का नहीं, इसमें कोई पता नहीं होता, किसी दिन किसी छत की कड़ी जो है वो गल गई है और यू हैड टू बी, इसको फौरन आपने इसको तो ज़ाहिर है काफ़ी पुरानी, तकरीबन 400 साल। जी, तकरीबन 400 पुरानी मिली। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। बाहर के कौन कौन से ऐसे लोग हैं, जिस तरह आपने अभी चाइना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बताया, और कोई पर्सनैलिटीज बाहर से यहाँ पे लोग आए? कनाडा के गवर्नर जनरल आए, प्रिंसेस सलीमा आगा खान आई, सबसे बढ़ के कायदे आजम की बेटी तशरीफ लाई है, वो तो एक और ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर था। बाकी तो अपना प्रिंसेस डायना आई, और इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उनकी वाइफ टोनी ब्लेयर की, चेरी ब्लेयर, वो भी यहाँ मेरे पास तशरीफ लाई, और अच्छा खासा टाइम उन्होंने स्पेंड किया यहाँ अपना। और इसी तरह और बहुत से लोग मुझे बड़े स्टार्स और ये वो यहाँ पाकिस्तान में तो तकरीबन सारे ही आते रहते हैं। अच्छा, आपके पास ऐसा क्या, मतलब आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है हर फील्ड के अंदर, कि नॉर्मली हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो टेलीविजन से करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं या लाखों, जिनको बाज़ दफ़ा टेलीविजन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आपकी हवेली में आके परफॉर्म कर जाते हैं और उसको फिर सरकारी टेलीविजन चला लेते हैं। मेरा उनके साथ प्यार है, मेरा उनके साथ, और मेरी उनको पता है कि मैं ये चीज़ जो है मैं कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली अपने आर्ट को, कल्चर को, और साथ ही है कि जो मसलन अब वो चीज़ें मैंने की, मतलब राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, अब बचपन से मैं उनको देखता आ रहा हूँ, वालिद के साथ उनके जो ताया थे नुसरत फ़तेह अली खान, बड़ी मेरी गहरी बहुत प्यार, और खान साहब और इनके वालिद फ़खरी खान साहब, हम जब खान साहब होते थे यहाँ लाहौर में, जिन दिनों में जब आते थे, तो हर दूसरे तीसरे दिन हम यहाँ रात तो इकट्ठे हो जाते थे। वो एक पूरी, ही वाज अ ट्रैवलिंग यूनिवर्सिटी, नुसरत फ़तेह अली खान। वो जब आते थे तो हम बैठे यहाँ नीचे, हमारा बेसमेंट है जिसको म्यूजिक रूम है हमारा,
तो वहाँ बैठ जाना, आधे घंटे के अंदर कोई 20, 25, 30 आर्टिस्ट आ जाते थे। वहाँ पर महफिल लगती थी, सुबह तक महफिल लगती थी। खान साहब ने कोई नई चीज़ तैयार की हो तो वो सुनाते थे। इन बच्चों को बड़ा ट्रेन करते थे इन सबको। तो वो एक रिस्पेक्ट का मेरा अरशद हैं, शबनम मजीद हैं, सब इन सबको जो भी उनसे सीखना चाहता था, ही वॉज वेरी ओपन हार्टेड एंड बड़े हम्बल इंसान थे वो। तो राहत तो खैर मुझे विरसे में मिला ना, उसको मैं कहता हूँ मुझे विरसे में मिले। और माशाल्लाह बिल्कुल मुझे अपने बाप का, बड़े भाई का मुझे वो हमेशा रिस्पेक्ट वो देता है, और वो घर वाली बात है। तो जो काम फॉर इंस्टेंस मैंने राहत के साथ किया, वो राहत के साथ कोई और नहीं करेगा। हमने गालिब पे एक एल्बम की, हमने इकबाल पे कवाली की एक एल्बम की, वो नई कॉम्पोजिशंस थी जो मैंने की। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कंपाइल किया, फिर वो सारी चीज़ें एक ये को बेसिकली मेरा प्रोग्राम को म्यूजिक का प्रोग्राम नहीं है कि लोग समझते हैं तो समझें। अच्छा, हालांकि मैंने इतनी कम से कम को 200-250 कॉम्पोजिशंस मैंने की हैं जी प्रोग्राम में, लेकिन आई नेवर वांट टू बी नोन एज अ कंपोजर। ठीक है, मेरा प्रोग्राम है इकबाल शनासी, गालिब शनासी, हमारी सूफिया का जो क्या आर्ट एंड कल्चर क्या ले, फिर जो मेरी वीडियोस हैं वो कायदे आज़म पे हैं, वो फातिमा जिन्ना पे हैं, वो इकबाल की कलाम की वीडियोस हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने अपना अलामा साहब का वो कलाम है जो उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी अलीगढ़ की, उनके नौजवानों के लिए लिखा था। मेरा पयाम और है, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। तो हिना नसरुल्लाह ने उसको बिल्कुल हिना की आवाज़ में आप जिक्र कर रहे थे कैसर शरीफ ने उसको पीटीवी के लिए। जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं कैसर भाई। बिल्कुल, तो ये चीज़ें मैं करता रहता हूँ। तो जस्ट लाइक फातिमा जना, मोहतरमा फातिमा जना के ऊपर किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं था। वो ऐसा यूब खान ने उनको गद्दार, मेरा मतलब है, करार दिया कि यू नो उसके बाद जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी ये सरकारी, उन्होंने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने फिर पहली दफ़ा मैंने मोहतरमा फातिमा जना पे एक हमारी बहुत ही अच्छी एक पोइट हैं, उनका नाम है शकीला जमी, वो सियालकोट में बॉर्डर पे किसी गांव के पास रहती हैं। तो उनसे अमूमन मैं ज़्यादा जितने भी तराने हैं ना वो मैं उनसे लिखवाता हूँ। उन्होंने बड़े खूबसूरत तराने कायद पे भी, फातिमा जना पे भी लिखे। तो वो फिर एक अब मैं देख रहा हूँ कि फातिमा जना के ऊपर एक पूरा एक सीरियल तैयार हो रहा है। सो यू नो ये चीज़ें जो होती हैं कि लोग रियलाइज नहीं करते कि आपने सिर्फ लोगों को अवेकन करना होता है, फिर उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ता है, वो चल पड़ता है। अब मेरे जिस तरह अपने YouTube के चैनल के ऊपर 8, 8.5 लाख से ऊपर है सब्सक्राइबर, देखा हुआ है। तो जाहिर बात है जब वो चीज़ देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चाहे उसको 5,000 लोग देखें या 10,000 देखें या 10 देखते हैं लोग, बिल्कुल वो देखते हैं, तो उसको फिर क्या कहते हैं, जाहिर बात है कि लोगों में एक माइंड में एक चीज़ आती है, किसी और को भी रास्ता मिल जाता है। बहुत सारी, जिस तरह मैंने कोई कम से कम कोई मेरे ख्याल 100 नात तो मैंने कंपोज की होगी। उसमें राहत की एक बड़ी खूबसूरत नात जो बहुत ज़्यादा हिट हुई वो है एक ख्वाब सुनावा, बहुत बड़ी हर बच्चा पढ़ता है उसको। और इसी तरह ही बहुत सारी चीज़ें मैं जाता हूँ कि स्कूल्स में जब मुझे इनवाइट किया जाता है तो जितने मैंने कलाम इकबाल किए हुए वो बच्चे सब उनको याद है। सो इसी तरह जनरेशंस में जब हम छोटे थे हमने सुने खुदी का सिर ने हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, उस्ताद नथू खान ने इसको कंपोज किया था। इसी तरह दूसरी चीज़ें जो थी। तो आगे मकसद ये विरसा हेरिटेज रिवाइव का ये है या ये था कि हमने इसको किस तरह आगे लेके जाना है, ये हमारा ख़जाना है। हमने इसी में से निकाल के इसको किस तरीके से फर्दर हमने इसको किस तरह आगे लेके जाना है और अपनी नौजवान नस्ल, क्योंकि हम एक नज़रियाती मुल्क है, अगर हमारा नज़रिया हमारे नौजवानों तक नहीं पहुँचेगा तो ये मुल्क किस तरह कायम रहेगा। और ये किसी ने तकलीफ नहीं की, किसी हुकूमत ने ये तकलीफ नहीं की कि इस तरफ भी आए। हमने कभी भी नेशन बिल्डिंग नहीं की, तो फिर किसी ना किसी को तो किसी तरीके से करना थी ना। बिल्कुल। तो मेरे पास तो यही प्लेटफॉर्म था, तो मेरी तो हत्तल बेसा कोशिश यही थी और रही है कि मैं नेशन बिल्डिंग करूं। बहुत बड़े हद तक आप कामयाब हुए हैं इसमें, बड़े लोगों को माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं कि आपको ये अब सुन के खुशी होगी कि मेरे जो व्यूज़ आते हैं उनमें से ऑलमोस्ट जो 75% व्यूज़ हैं आर फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 44।
माशाल्लाह। तो यानी कि नौजवान, जो मेरा मकसद था कि नौजवानों तक जाए। दूसरी हमारी जो व्यूअरशिप रेंज है, अगर वो 45% पाकिस्तान है तो 35% इंडिया है। ये एक बहुत बड़ी एक आई थिंक अचीवमेंट है, बड़ी बात है कि और कि हिंदुस्तान, क्योंकि ये जो काम है जो इस म्यूजिक का या इस पुरानी जो हमारी कल्चर ही है ना, इसको उजागर करने का, ये और हिंदुस्तान में भी कोई नहीं कर रहा। वहाँ हिंदुस्तान कभी जाना भी हुआ आपका? मेरा कई दफा, 1000 दफा हो। अच्छा, म्यूजिक के हवाले से या? म्यूजिक के हवाले से भी वो हमारे दोस्त हैं मुजफ्फर अली साहब, जिन्होंने उमराव जान भी बनाई, तो वो हर साल करते हैं वहाँ अपना दिल्ली में जहान खुसरो। तो वहाँ एक अरब की सराय एक जगह है हमायूं की मकबरे के साथ ही, तो काफ़ी बड़ी जगह है खुली वो। तो वो एक ज़माने में जो लोग आते थे, जो ट्रेडर्स आते थे दिल्ली में, तो वो उनको वहाँ वो ठहराया जाता था। तो अब उन्होंने उसको एक ओपन ऑडिटोरियम सा बना, तो वहाँ तो मैं एक साल सनम मारवी को और अपना अब्दा परवीन जी को, ये मेरे साथ गई, और बड़ी अच्छी वहाँ गैदरिंग होती है, अच्छे लोग वहाँ आते हैं हमेशा। नसीरुद्दीन शाह साहब एक साल, बल्कि मैंने ही उनको इनवाइट किया, मैं दिल्ली जा रहा था तो मैंने उनको कहा कि आप आ जाएं दिल्ली तो 2-4 दिन के लिए। तो बड़ा हमने एंजॉय किया। शबाना आज़मी जी थी वहाँ उनके, और वहाँ उनकी जो उस वक्त की जो थी चीफ मिनिस्टर डिक्सिट जी, उन्होंने मुझे फिर एक अवार्ड भी दिया। और बड़ा मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ। मैंने कहा शायद उन्होंने अनाउंस किया कि अलामा इकबाल के नवासे ये वो, तो मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं शायद कुछ, लेकिन आई टेल यू आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया बात का। वो जारी बात है, अलामा साहब का वो जो इनका नेशनल एंथम ही है ना, जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो तो अभी उसको पढ़ते भी हैं। और दूसरी बात यह है कि एक और बात भी है कि हमने तो कभी भी इकबाल और कायद के विजन को फॉलो नहीं किया पाकिस्तान बनने के बाद। आज तक हम वो पाकिस्तान बना ही ना सके जो होना चाहिए था। बिल्कुल सही। लेकिन वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली जो चीज़ की, उसने ही वेंट इन फॉर सेल्फ रिलायंस। जो पहला जो इकबाल का जो विजन था उन्होंने फॉलो किया ज़्यादा। आपको इस बात की इल्म होनी चाहिए, हमने नहीं किया, उन्होंने किया। और इसी वजह से जब नेहरू यहाँ तशरीफ़ लाए और अयूब खान से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं करते फॉलो, आपके पास तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है, वो सारी विजन है आपके पास। तो बहरहाल ये तो है एक अलग बहस है। अच्छा, खान साहब से आपका क्योंकि पुराना ही एक ताल्लुक है, तो पॉलिटिक्स में आने के बाद भी उसी तरह से है और कोई इख्तिलाफ भी उनसे आपको रहता है? पॉलिटिक्स में मेरी कई दफ़ा लड़ाई हो जाती है किसी बात पर। अच्छा, कि भी ये सही नहीं है या जो भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो मैं तो आपको पता, मैंने 96 से पॉलिटिक्स छोड़ी थी। यकीन कीजिए मुझे पता था कि जो आज हो रहा है यही होगा। अच्छा, बिलीव यू मी कि मैं बहुत जल्दी ये भांप गया था कि हमारी जो इलीट है ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कोई और हो, कुछ वो दे आर ऑल, इनमें पाकिस्तानियत कहीं नजर नहीं आती थी, बिल्कुल कहीं नहीं। वो सारा बस ठीक है, कायदे आज़म को, इकबाल को खड़ा कर दिया बुत बना के, और उनको तस्वीरें लगा दी और क्या। लेकिन इन रियल इन्होंने कुछ समझा ही नहीं, इन्होंने उस विजन को की रिस्पेक्ट ही नहीं की। ये बहुत शुरू से मेरा मतलब कि ये जो था एक अमेरिकन जो एक पॉलिसी थी उनके साथ ये लिंक्ड हो गए और उसी तरह ही चले आए। लेकिन ये तो आपको पता है कि अयूब खान के ज़माने में तो अल्लामा इकबाल का बहुत सा कलाम जो था वो बैन था रेडियो पाकिस्तान पे, और बाद में फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर भी। तो लेकिन सोच ख़त्म नहीं होती। यही सोच जो थी वो ईरानियों ने अडॉप्ट की। तो वो जो अल्लामा साहब का एक कलाम है, अभी मैंने उसको अभी उर्दू में उसको किसी ने बहुत खूबसूरत, कोई मोहम्मद रमज़ान शायद उनका नाम है, उन्होंने ट्रांसलेट किया है अस्हाब गिराखीज़। वो ईरान में, और जब ये आज़ाद हो रहे थे हमारे ये जो ब्रादर मुसलमान ममालिक हैं सेंट्रल एशिया में, तो ये उनका नेशनल एंथम था। और लाखों लोग उसको जो थे एक टाइम पे ये पढ़ा करते थे अस्हाब गिराखीज़। उसको मैंने उर्दू में उन्होंने साहब ने ट्रांसलेट किया, तो मैंने उसको साहिर अली बगा से मैंने वो उसकी
मैंने उसकी ट्यून बनाई, उन्होंने किया, वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत उसका वो कलाम बना। तो ईरान में तो पिछला जो इकबाल डे का इवेंट था जिसमें आप भी शायद जी मैं शरीक था उसमें, बिल्कुल। उसमें आपको याद होगा कि एक वो ईरान के जो डायरेक्टर थे जी 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 वो भी तशरीफ लाए थे, बिल्कुल उसमें बिल्कुल आए हुए थे, तो बिल्कुल। आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो सारी स्ट्रगल है, ये उन्होंने जो खुमनाई जो पहले प्रेसिडेंट थे और अब उनके स्पिरिचुअल लीडर उनकी ज़बानी, उन्होंने ये कहा था कि हमारी सारी जो तहरीक है वो अल्लामा इकबाल की मरून मिन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नीचे ही था, उन्होंने सामने उधर स्पीच की थी, बिल्कुल, कि आप जितना इकबाल को याद करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा हम ईरान में याद करते हैं। बिल्कुल, यही अल्फाज थे उनके नाम पे। वहाँ कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ उनके नाम पे कोई गार्डन या कोई मस्जिद या कोई इस तरह की कोई चीज उनके नाम पे ना हो। तो ये देखें, एक सोच नहीं खत्म होती। वही सोच कितने सालों के बाद आमरीत के खिलाफ इस्तेमाल की, उस बादशाह के खिलाफ इस्तेमाल की, उस जालिम के खिलाफ इस्तेमाल की, और उस अमेरिकन जो इंपीरियलिज्म थी उसके खिलाफ इस्तेमाल की। तो उसने एक सबसे बड़ी जो सैटेलाइट थी अमेरिका की, ईरान, उसको उल्टा के रख दिया। और कहाँ है हम और कहाँ है वो? आज उनकी इज्जत है, ठीक है, जो भी है उन्होंने, मेरा मतलब है कि उन्होंने अपना एक नाम और एक खुददारी के साथ दिया। जी जी बिल्कुल। तो यही मैं समझता हूँ कि एक तरीका कार था कि जो होना चाहिए था। और खान साहब ने आपको कितनी दफा ऑफर की कि जी पीटीआई में आ जाएं, लाज़मी है ये करें? मुझको पता है, मैंने कभी, मुझे पता कि मैं सियासत नहीं। अच्छा, जब आपने अलग हो गए सियासत से तो उनको भी पता कि ये अलग हो गए। उसके बाद मैं नहीं कभी भी सियासत, मैंने देखा ही नहीं सियासत। अच्छा, ये जिस तरह से आप यहाँ पे इवेंट वगैरह करते हैं, इस तरह से मैंने कभी कोई और इवेंट नहीं देखा है कहीं पे भी जहाँ पे एक ही फील्ड के सारे लोग एक स्टेज पे इकट्ठे हो। नॉर्मली कोई भी हो, उनमें लगता है। यहाँ पे लास्ट टाइम मैं भी शरीक था, मतलब कोई पाकिस्तान का ऐसा बड़ा नाम नहीं है म्यूजिक में जो यहाँ पे ना हो। तो कभी मुश्किल का सामना हो वो कहे जी वो आ रहा है स्टेज पे, मैंने नहीं आना, उसको ना बुलाएं तो मैं नहीं, ऐसे नहीं। मेरे साथ कोई नहीं करता है। अच्छा, वैसे तो मैं सबका बाप हूँ। ठीक है, दे गिव मी दैट रिस्पेक्ट एज एन एल्डर, आप कह लें, बाप कह लें, बड़ा भाई कह लें, ठीक है। तो फिर उसके अलावा जो मेरे अपने पर्सनल भी तो ताल्लुकात है ना, इस चीज के अलावा भी। प्रोग्राम तो हमने साल में 2 करने होते हैं, 3-4 कर लेते, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके अलावा फिर ये है कि एक ये प्लेटफॉर्म जो है, इट हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट द वर्ल्ड ओवर, सारी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान, और जितने यूरोप में पाकिस्तानी है, सब देखते हैं ये प्रोग्राम। और फिर जो लोग देखते हैं, फिर मुझे वो बना के वीडियो बना के भेजते हैं, ये देखिए हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं स्पेन में और आपका प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि बाकायदा सोच के। तो ये एक डेफिनेटली एक कोशिश है, एक कोशिश थी कि इस तरह हमारा जो है, ये हमारा जो कल्चर है जिंदा रहे। और एक पैगाम जो है, ये जितने वीडियोज़ हैं सारे कलाम इकबाल पे या कायद पे या फातिमा जिन्ना पे, ये हम अपना नजरिया ही आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ कौन बात करता था सैयद अहमद खान की? आई टेल यू, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने ये हर पब्लिक में क्योंकि मेरे हजारों इंटरव्यू होते हैं, हर इंटरव्यू में मैंने कहा कि पहली ईंट जो पाकिस्तान की रखी थी सैयद अहमद खान ने रखी थी। उन्होंने उस वक्त कहा था 1898 में या 1892 में, उन्होंने कहा था कि दोनों कम्युनिटीज कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। सारी अलीगढ़ की जो मूवमेंट थी वो क्या थी? वो जब पढ़ा लिखा मुसलमान उभर के आया है वहाँ अलीगढ़ से, तो उसने सारी तकदीर। उसके बाद हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, और बहुत से जो और बड़े वेल टू डू मुसलमान थे, उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम की बुनियाद यहाँ रखी कि अब जो गरीब मुसलमान हैं उनके बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर ये इस्लामिया कॉलेज बना आपका, वही सबसे बड़ा एक जो कायदे आजम का हरावल दस्ता था मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का, वहीं से निकला, उधर से ही निकला। फिर ये यतीम खाने बने, दारुल अमान बने। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, मियाँ करीम बख्श ने अपनी लाइफ में अपनी 1/3 प्रॉपर्टी जो थी अपनी, और माशाल्लाह उनकी माशाल्लाह उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम को, बादशाही मस्जिद को और शाह मोहम्मद गौस का जो मज़ार है उसके नाम उन्होंने माशाल्लाह
उन्होंने की। तो इस तरह पाकिस्तान बना, इस तरह नहीं। हमारे यहाँ गुलबर अपना इस घर में यहाँ हर साल जो एनुअल जलसा होता था अंजुमन का, उसमें सारे हिंदुस्तान के बल्कि बाहर से भी, जिस तरह मुफ्ती आजम हैं फ़लस्तीन के, वो भी एक दो दफ़ा तशरीफ़ लाए, सर सैयद तशरीफ़ लाए, अल्ताफ़ हुसैन हाली तशरीफ़ लाए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई ये शौकत अली, वो सारे यहाँ हर साल आते थे। और एक वक्त तो बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब तशरीफ़ लाए तो वो उस ज़माने में ये माइक्रोफोन वगैरह नहीं होता था, साउंड सिस्टम, तो उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी आवाम तक। तो अलामा साहब ने उनको फिर रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपकी नज़म जो है या आपकी नात जो आप पढ़ रहे हैं ये मैं पढ़ दूँ। तो उन्होंने फिर इजाज़त दी। तो वो बड़ी मशहूर उनकी वो जो नात है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मैं समझता हूँ कि इससे खूबसूरत नात और इससे बेहतरीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है या उनका जो कैरेक्टर है, मैंने शायद बड़ा खूबसूरत पेश किया इन्होंने। अच्छा, आप इस ये जो आप रूटीन में करते रहते काम, इसके अलावा कोई मसरूफियत है, कोई बिजनेस या कोई एग्रीकल्चर का कोई शौक हो या कोई भी एग्रीकल्चर का है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ से अपना बिजनेस भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मैं आई वांट टू बी रिटायर्ड एंड बस ठीक है, शुक्रगुजार हूँ कि जो अल्लाह ताला ने दिया है उसी से अच्छा दिया है कि मेरा कोई। इस वक्त आप क्या पसंद करते हैं अपने आप को कहलवाना, यानी क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी रहे, पॉलिटिशियन भी, आप कंपोजर भी, आप इधर आर्ट एंड कल्चर के हवाले से भी, आप अपनी जात में अपने आप को क्या समझते हैं कि मुझे अपनी ये लाइन ज्यादा पसंद है? मैं समझता हूँ कि मैं एक बड़ा मुक़बिल वतन पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, ये वतनियत जो है मेरे बाप दादा से, क्योंकि मेरे जो दादा थे अलामा साहब तो नाना थे, मियाँ मीरुद्दीन साहब जो मेरे दादा थे, वो भी कायदे आज़म के बड़े नज़दीकी, यानी कि जब पहली दफ़ा कायदे आज़म तशरीफ़ लाए यहाँ लाहौर तो बरकत हॉल में, उस वक्त अंजुमन हिमायत इस्लाम के ही इन्विटेशन पे आए थे। तो बाय दैट टाइम माय ग्रैंडफादर जो थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने इनवाइट किया था। बल्कि मेरी जो चची हैं उन्होंने गालबन जब वो छोटी सी बच्ची थी उस वक्त, तो उन्होंने कायद आज़म के घरे में हाथ डाला था। ठीक है, फिर कायद आज़म यहाँ, फिर 1940 का जो सारा जलसा था वो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द पिंडाल कमेटी। एक तो वो रिसेप्शन कमेटी के मेंबर थे, अच्छा, जिन्होंने इस्तकबाल किया कायद आज़म का। और ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 3 लोग थे जिनकी वजह से 23 मार्च हुआ, वरना नहीं होना था। अच्छा, यहाँ की जो हुकूमत थी सर सिकंदर हयात की, यूनियनिस्ट की, उन्होंने कहा कि जी इसको पोस्टपोन करते हैं इस जलसे को, कि यहाँ अंग्रेज़ों ने फायरिंग की थी उनके ऊपर जो खाकसार थे, वो खैर मुसलमान थे, हालांकि पाकिस्तान के तो हामी नहीं थे हमारा। तो उन्होंने बड़ा इसको इशू बना के, तो उस वक़्त मियाँ मीरुद्दीन साहब और सर शाहनवाज ममरोड साहब और मियाँ बशीर अहमद, जिनके यहाँ अपना जिनके यहाँ मीटिंग हुई थी अलमंजर में, लॉरेंस रोड, जिसपे ये सारा ये जो रेजोल्यूशन थी वो पास वहाँ सबसे पहले वहाँ अप्रूव हुई, फिर यहाँ आके पास की गई। तो ये 3 लोग, इन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटेरिएट में बुलाया। इन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, जलसा होगा तो 23 को ही होगा। अच्छा, इन्होंने फिर वहीं से कायद आज़म को फ़ोन किया, वो दिल्ली में थे उस वक्त, और कायद को उन्होंने कहा कि जी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ भी हुआ हम जाने, आप बस जो है ना हमें इजाज़त दें कि 23 मार्च को ही करें। वो फिर जलसा जो था 23 मार्च को ही हुआ। फिर ये तीनों ही थे सिर्फ जिन्होंने कायद आज़म को रिसीव किया, रेलवे स्टेशन लाहौर पे तशरीफ लाए थे, सीधा वहाँ से ज़ख्मियों की खबर लेने के। हालांकि एक खाकसार ने अटैक किया था कायद आज़म पे, उनको कत्ल करने की कोशिश की थी। अच्छा, और वो बच गए थे, उनको थोड़ी सी आम के शायद बाजू पे लगी थी, लेकिन वो खैर बड़े दिल और बड़े ज़हन के मालिक थे। तो उन्होंने इस वक्त ये उन्होंने फैसला किया होगा कि मुसलमानों में कोई किसी किस्म की हमें ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो भी है, अगर वहाँ हैं तो हम सब मुसलमान हैं। तो वहाँ वो तशरीफ़ ले गए। फिर ये सारा जो जलसा था, ये कालीन मेरे पास मौजूद है। मैं वो आपसे सवाल करने लगा था कि वो कालीन 1940 वाला आज भी आपकी हवेली में मेरे वहाँ लगा हुआ है, मेरे अपना डाइनिंग रूम में, वो घर से ही गया था। और मेरे वालिद ने फिर ये सारा स्टेज वगैरह जो था ये इसको लगाया, और सारे अंदरून शहर के जो हमारे जो जिनको कह सकते हैं ना टफीज़, जो ज़रा तकड़े हमारे लोग थे, उनमें
हम तो उनको बाबा आजम कहते थे, आजम भट्ट साहब थे, और चौधरी अपना बशीर भट्ट साहब थे। वो बहुत कट्टर किस्म के, मेरा मतलब है कि रिलीजियस भी उनकी वो थी, और वो अल्लाह ताला ने उनको ये शर्फ बख्शा कि उनका इंतकाल भी मदीने में हुआ। अच्छा। तो ही इज़ बैरिड देयर। और हमारे यहाँ के मशहूर शाहिया पहलवान थे, वो भी थे। ये सारे जो लड़के थे, इन्होंने फिर जब निकले हैं बाहर, पहले तो इतना खौफ व हरास था, तो कोई, मेरे वालिद बताते हैं कि कोई ये नहीं देता था कोई कुर्सियाँ और ये। तो एक मुसलमान की दुकान थी, तो उनके पास हम गए, तो उनको मैंने कहा कि चाचा, उन्होंने कहा बेटा तू इंज कर, चाबी फाड़, तो जाके खोल के जो मर्जी दिल करता है ले जा। मैनू किसी ने पूछा तो मैं यही कहूँगा कि ये क्या कहते हैं, ये ताला तोड़ के ले गए। अच्छा। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं, हम जब गए, हमने सामान उठा के रखना शुरू किया मिंटो पार्क के अंदर। जी जी। कहते हैं आधे घंटे के अंदर तमाम नौजवान मुसलमान बाहर निकला है, और हमारा काम जो था वो बिल्कुल, हमने कोई अगले घंटे 1.5-2 के अंदर सारा स्टेज स्टूज हर चीज़ हमने सेट कर रेडी कर ले। तो ये एक जाहिर बात है कि दोनों ये चीज़ें जो हैं, ये अब ये मेरे पास, तो हमारी तो ये बेड टाइम स्टोरीज थी। हमारी पुफियाँ और हमारी ग्रैंड पुफी थी, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ था मोहतरमा फातिमा जना के साथ। और एक दफ़ा तो उन्होंने कांग्रेस की औरतों को दस्ती फैंटी भी लगा दी थी। अच्छा। उन्होंने को बदतमीजी करने की कोशिश की अच्छा। मोहतरमा के साथ। तो बड़े अग्रेसिव थी हमारी फैमिली इस सारी चीज़ में। ये नहीं कि कोई बैठ के पीछे कोई, दे वर लाइक लीडर्स एंड वर्कर्स। जहाँ वर्किंग का काम था वहाँ खुद ही वो करते थे। इसीलिए कायदे आज़म ने उनको सबसे पहले जब इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज़ के, तो मेयर का जो टिकट था वो मियां मीरुद्दीन साहब को उन्होंने दिया। और मज़े की बात है कि एक दूसरी तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट था, और उस कांग्रेस के कैंडिडेट ने जनाब उसके इक्वल दोनों के वोट निकले। तो दोनों ने डिसाइड किया कि टॉस कर लेते हैं। अच्छा। तो टॉस पे मियां साहब जीत गए। जीत गए तो वो फिर कायदे आज़म ने बल्कि एक बयान भी दिया था, ये इट इज़ अ गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा शगुन है कि हम लाहौर की जो मेयरशिप है वो हमें मुस्लिम लीग को वो मिल गई। तो ये बड़ी पुरानी एक हिस्ट्री है। अब इस पे तो बंदा शुरू हो जाए तो हाँ, वो ज़ाहिर है कई घंटे लग जाएंगे। अच्छा, आपके जो यहाँ पे उस वक्त जब आप पैदा हुए और बड़े हुए, उस वक्त के कोई दोस्त हैं साथ अभी हवेली के आसपास, या आप निकलते हैं दोस्तों के साथ बैठते हैं, या बस? हाँ बिल्कुल। अच्छा। अब जो मेरे बचपन के जो बिल्कुल दोस्त हैं ना, उनमें से कम ही रह गए हैं। बहुत ही ज़्यादा पता नहीं, अब कुछ हुआ कि लॉट ऑफ देम डाइड अर्ली, they died early। लेकिन उनके छोटे भाई या उनके और रिश्तेदार, या जिनको मैं पिछले कुछ 30, 40, 50 साल से मैं जानता हूँ, वो है। लेकिन जो मेरे साथ बचपन में खेले थे, अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई नहीं है। तो वैसे आप निकलते हैं यहाँ पे आसपास वॉक के लिए सुबह, या अंदर ही एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, मैं तो जाता हूँ जिम, लेकिन अच्छा। निकलता हूँ बाहर में, कोई ये तो नहीं है कि कुछ। अच्छा, मीरा के साथ आपकी सब के साथ है, लेकिन मीरा के साथ आपकी ज़रा कोई ख़ास है कि आप उन्हें बहुत डांटते हैं, तो उसकी क्या वजह है? I feel for her, लोग उसका जब उसका कोई एक करते हैं इस तरह, उसको रिडिक्यूल करते हैं, तो मुझे आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। कोई तरीका नहीं है, मेरा मतलब है को मतलब जो अंग्रेजी ज़बान किसी की मादरी ज़बान तो नहीं है ना। बिल्कुल। वैसे मैं उसको ये कहता हूँ कि तुम अंग्रेजी बोला ही ना करो, हाँ, तुम उर्दू में बात किया करो, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसकी मर्जी है, वो कोशिश करती है ना। शी इज़ अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन, बड़ी दिल की अच्छी खातून है वो। और मैं हमेशा उसके जोक्स को बहुत एंजॉय करता हूँ। अब मैं उससे कहता हूँ, मैंने कहा तुम इसी तरह ही, जब इस तरह बोलती हो ना, इसी तरह एक प्रोग्राम शुरू कर दो। अच्छा। वो इतना पॉपुलर प्रोग्राम हो सकता है कि कोई आदमी। अभी पिछले दिन उन्होंने कोई किसी इवेंट पे कोई बयान दिया और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोली है, तो पता नहीं काफी आई थिंक शी इज वर्किंग ऑन इट। बड़ी अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके साथ बड़ा मजा आया गपशप लगाने का, और आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका आने का, एंड खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपको खुश रखिए। थैंक यू।